नमस्कार। नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह की शुरुआत बहुत खास होती है। कुछ बातें, कुछ पंक्तियां आपके साथ यहाँ पे मैं साझा करना चाहूंगी कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए हमेशा इस बात को कि जो अच्छे किरदार होते हैं, परिश्रमी और जो मेहनती लोग होते हैं, उनको दिए जाते हैं। क्यों शादना? क्या बात कही है प्रिया। और तमाम दर्शकों का मैं भी स्वागत करती हूँ आपके हड्डी लजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। और मैं हूँ शादना, आपकी होस्ट एंड दोस्त। और प्रिया, तुमने बेहद खूबसूरत बात कही है। सुबह की जो शुरुआत है बेहद ही खूबसूरत पंक्तियों से तुमने की है। इसके साथ ही मैं दर्शकों आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं हम संस्कार से, लेकिन जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। तो अहंकार से बचें और बिल्कुल परिश्रम तो करना ही है। हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए हमें जो कदम है वो उठाने ज़रूरी है। और सुबह का वक्त हो चुका है, तो क्यों प्रिया हम अपने दर्शकों से और भी बातें करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो इतने वो होते हैं ना कि सुबह सुबह हमें अपने दर्शकों से बात करना है बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से, और ये जो वक्त होता है ना हमारे और आपकी बातचीत का कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। और चलते साथ में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जब भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो एक बहुत ही सकारात्मक सोच से हम आपको रूबरू कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक आपके विचार सही नहीं होंगे, जब तक आपके विचार सकारात्मक नहीं होंगे, पॉजिटिविटी नहीं होगी, तब तक आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा हासिल शायद ना कर पाए। तो चलो शादमा, देखते हैं आज के विचार में क्या कुछ खास है। बिल्कुल। को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बराबर रखने की कोशिश करता है, वो खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शादमा, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो उत्सुक हो रहे होंगे कि आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम उनसे उनका रूबरू कराएं। तो चलो शादमा, बताओ कौन है आज मेहमान? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी प्रिया कि आज हमारे बीच बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। साथ ही आपको बता दूं दर्शकों कि पीके, दबंग, गोलमाल 3 जैसी फिल्मों में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर उन्होंने काम किया है। और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हम और आप मिलकर। मिस्टर प्रांजल सेन, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। थैंक यू। तो चूंकि आप एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रिया ऐसा है कि अभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो लोग हैं, आमजन हैं, वो फिल्मों से काफ़ी अपने आप को रिलेट करते हैं। तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है कि वो यंगस्टर को या हमारे समाज को एक पॉजिटिव संदेश दे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, समाज में एक पॉजिटिव संदेश देने के नाते एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? बेशक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो कोई भी फिल्म बनाता है, और अगर वो बेसिकली अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ तो पूरा का पूरा समाज उस फिल्म को देखता है। चाहे वो फिल्म आर्ट से जुड़ी हो, कॉमर्शियल से जुड़ी हो, या किसी चीज़ से भी हो, तो हमें किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमेशा मोटिवेटेड तरीके से फिल्म को बनाना चाहिए और प्रोत्साहित करके ही आगे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे करके सही चीज़ों को दिखाए, क्योंकि हमेशा सच्चाई बुराई में ही नहीं है, सच्चाई सच में भी है और सफलता में भी है। बिल्कुल, सफलता में भी है। और अगर हम बात करें ना शादमा, तो प्रांजल खुद इतने यंग हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी फिल्म इंडस्ट्री किसी को अट्रैक्ट करती है प्रांजल, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्टिव रोल होता है तो हीरो का, अगर लड़की है तो वो एक्ट्रेसेस बनना चाहती हैं। तो ये एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने डायरेक्टर बनना क्यों चूज़ किया, प्रोड्यूसर बनना क्यों चूज़ किया? जबकि आप चाहते तो, अगर आप इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो शायद आपको हम ऑन स्क्रीन देख पाते। नहीं, बेशक मैंने कई जगह, एक दो जगह छोटे मोटे रोल किए हैं, पर मेरा लगाव ज़्यादा कैमरे से था, मेरा लगाव ज़्यादा टेक्निकल चीज़ से था, मेरा लगाव ज़्यादा किसी चीज़ को बनाने से था। तो मैं ज़्यादा ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। डायरेक्शन, फिल्म कैसे बनती है, बचपन से एक शौक़ था फिल्म बनाने का, एक सपना था कि फ़िल्म कैसे बनता है। हालांकि पहले बचपन में कोई आइडिया नहीं था, धीरे धीरे जब बड़ा होते गया, पढ़ाई किया, समझा,
तो उसके बारे में जाना कि फिल्म कैसे बनेगा। तो मुझे ज़्यादा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन कैमरे के सामने आने में। अच्छा, यहाँ शादमा बचपन का जिक्र किया बिल्कुल, तो बचपन से इंटरेस्ट था, तो घर के कैमरे तो बहुत टूटे होंगे। हाँ, कैमरे तो मेरा फेवरेट खिलौना हुआ करता था कैमरा। तब तो मेरे पास हाँ डांट बहुत पड़ी थी, बहुत पड़ी है डांट। इवन कितने कैमरे टूटे हैं वो तो मुझे याद भी नहीं है, कई कैमरे टूटे हैं। कई ऐसा समय भी आया है कि जब ज़रूरत थी कैमरे की और मैंने कैमरा तोड़ रखा था तो वो कैमरा मौजूद नहीं था, तो उस समय भी डांट पड़े थे। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिस पे चीज़ें किया जाए। एक बार का मैं छोटा सा एक दास्तां बताऊंगा कि मेरा 10th होने वाला था और उस टाइम तक मेरे पास कैमरा नहीं हुआ करता था और फेयरवेल था और फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे क्योंकि उसके बाद सब बिछड़ रहे थे, 10 साल पढ़े, 1 साल उसके बाद सब जा रहे थे। तो मैंने किसी तरीके से पैसे इकट्ठे कर करके बहुत समय पहले से इकट्ठे किया। 7th क्लास से ही मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था और तब भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, कैमरे लेने तक पहुँच नहीं पाया। तो फिर उस समय मेरे घर में वो रिलायंस का WL फ़ोन जो होता था वायरलेस वाला होता था। तो उस समय क्या था कि वो उनके यहाँ ऑफ़र था दैट टाइम कि अगर आप 6 महीने एडवांस बिल जमा करेंगे तो आपको कैमरा मिलेगा। तो मैंने पापा से ज़िद करके वो 6 महीने एडवांस पैसा जमा करवाया, तो वहाँ से कैमरा मिला। फिर वो रोल था, वो 116 रुपीज़ का एक कैमरे का रोल आता था, उस टाइम की बात है। मेरे पास 96 ही रुपीज़ थे। 3 साल पैसे जमा करने के बाद 96 हो पाए, मेरे पास हो ही नहीं पाई कि 116 तक पहुँच पाए। किसी तरीके से जाकर के मैंने वो कहते हैं ना उधार मांग करके करना, आज तक मैंने उसको उधार चुकाया ही नहीं है। तो मैंने वो कैमरे का रोल परचेज़ किया, फ़ोटोज़ खींचने के बाद बिग चैलेंज था कि उसको डेवलप कराना, क्योंकि एक नेगेटिव को डेवलप कराने का 350 आता था, 3 रुपये 50 पैसा आता था और पोस्ट कार्ड में डेवलप करने का उसका 16 रुपीज़ आता था। कुल मिला के 400-500 रुपये का खर्च था। तो वो रोल आज भी पड़ा है, वो कैमरा आज भी पड़ा है। मेरे पास तब भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, समय भी नहीं कि मैं इसको डेवलप कर पाऊँ। तो वो उसको मैंने मेमोरी के तरह 15-18 साल पहले की यादों को रख दिया। तो तब पैसा नहीं हुआ करता था, तब मैं अर्न भी नहीं करता था, इतनी पॉकेट मनी भी नहीं थी कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। तो एक याद है, आज भी वो जुड़ा हुआ है। आज पैसा होते हुए भी मैं उसको नहीं कराना चाहता हूँ क्योंकि वो एक मेमोरी मेरे लिए है। बिल्कुल, क्या बात है। और ऐसी यादें सहेज कर रखने से जब भी हम पीछे देखते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो ये ऐसा दौर था जब हम ये चाहते थे, लेकिन आज हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है, कोई नहीं। आपने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्में बनाई हैं। चाहूँगी कि उन सामाजिक मुद्दों में जो आपके बेहद करीब हो दिल के, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में चर्चा करें। फिल्म्स तो बहुत बनाई है, मतलब जब भी मैंने फिल्म्स बनाया तो एक प्रोफेशनल की तरह फिल्म बनाया। कभी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से जा कर के रिलेट अपने आप को किया, पर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ। एक फिल्म है ज़िंदगी एक लम्हा, बुज़ुर्ग पर आधारित है। मैं कई बार आया, पिछले बार भी आया था तो एक बार जिक्र किया था। उस फिल्म ने मुझे बहुत रुलाया। फिल्म ने शूट करते समय भी रुलाया, और जबकि वो शूट बिल्कुल एक्टिंग था और वो नेचुरल एक्टिंग इतनी थी ओल्ड एज पीपल की। वो फिल्म एडिट होते समय भी रुलाया गया, प्री प्रोडक्शन जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब भी मैं रोया। तो करीब तकरीबन उस फिल्म को मैंने 80-84 टाइम्स एडिट किया, पर्सनल खुद एडिट किया, और वो हर बार जब भी एडिट किया वो फिल्म को रोया ही हूँ। वो फिल्म इतनी खास मेरे लिए इसलिए है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गरीब के बच्चे रहते हैं अनाथ आश्रम में और अमीरों के बाप माँ रहते हैं वृद्धाश्रम में। तो वो फिल्म में मैंने ये दिखाया, कुछ निगेटिव नहीं दिखाया कि बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं घर से या किसी तरीके से कुछ करते हैं। आज माँ बाप जहाँ पर भी हैं वो खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। वो उस समय के लिए कि चलो मैं अगर इस दुनिया में नहीं भी रहूँगा तो कुछ यादें हैं जो हम लोग कई 10-12 लोग मिल करके एक घर में रहते हैं और अपनी यादों को और हैप्पीनेस के साथ वो जीते हैं, अच्छे तरीके से एक रहते हैं। तो वो फिल्म को देख करके मतलब वो वहाँ पर इतने खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चों की, पोतों की, पोती की कमी होती है। जब मैं फिल्म कर रहा था तो मेरे से वो जुड़ा क्यों, क्योंकि पटना के वार्ड पार्षद थे उस फिल्म में जो अनाथ आश्रम में रह रहे थे, उनके बच्चे ने उनको घर से निकाल दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक IAS ऑफिसर थे, एक IPS ऑफिसर थे, एक रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे जो कि रिटायर हो गए थे।
उनकी बेटियां थी, उनके बच्चे थे। अब समस्या कुछ भी हो सकती है, मैं किसी के निजी मामले में जाकर के नहीं दखल दे सकता, क्या रही परिस्थितियाँ, किसकी गलती रही किसकी गलती नहीं रही, पर वो जहाँ थे वो खुश थे, बस इसी आशा के तलाश में थे कि शायद एक दिन उनके बच्चे आएंगे और उनको लेकर के चले जाएंगे। एक बार राधे मोहन जी थे, उन्होंने उनकी देहांत हो गई, वो रहे नहीं, और देहांत होने के ठीक 15 मिनट पहले मुझे फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ, हो सके तो मुझसे आकर के मिल लेना। तो मैं बहुत मुश्किल समय में आया उनसे मिलने के लिए, मैं नहीं था पटना में, बाहर था, तो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करके आकर के मैं मिला। वो बहुत करीब थे मेरे, बहुत ही, मैंने उनके साथ जब फिल्म किया था तो वो फिल्म ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हुआ करता था डॉक्यूमेंट्रीज से, बनाया था प्रोफेशनल्स की तरफ, पर उस फिल्म का एक ऑरा, एक चीज़ें बहुत अलग थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट्स के साथ भी होता है, किसी के साथ भी होता है, हम हमेशा युवा लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, जवान के बारे में बात करते हैं, कभी बुजुर्ग के बारे में देखा ही नहीं, जाना ही नहीं कि क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, क्या नहीं कर सकते। ऐसा है प्रांजल की जो बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो वट वृक्ष होते हैं, बिल्कुल, जिसके नीचे तमाम तरह की कहानियां होती हैं, एक पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजरी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे कहानी किस्से होते हैं जिससे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जीवन को अगर किसी ने सिंचित किया है तो वह बुजुर्ग ही होते हैं, जो धरोहर होते हैं। बात करूंगी कि बतौर एसोसिएट डायरेक्टर आपने बॉलीवुड फिल्मों, बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड फिल्में जिसमें आपने काम किया है, बुलेट राजा, पीके, दबंग, दावते इश्क, मोदी, ऐसी कई फिल्में जिसमें आपने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। चाहूँगी कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ यादें, कुछ बातें जो हों वो हमारे साथ आप ज़रूर शेयर करें। और बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। इस फिल्म में मेरा पहला फिल्म था बुलेट राजा। अब इस फिल्म से मैं जुड़ा कैसे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं तकरीबन उस समय मैं लखनऊ में रहा करता था, पढ़ाई कर रहा था, अपना ग्रेजुएशन समय में था, पढ़ाई कर रहा था, और हुआ क्या कि लखनऊ में ये शूट होने वाली थी, तो वो मुझे शूटिंग देखनी थी कि कैसे शूट हो रही है। मेरे पास कैमरा था, पिताजी ने बहुत ही मुश्किल समय से उस कैमरे को दिलाया था, तो मैं वो कैमरा लेकर के 6 बजे पहुंच गया हजरतगंज, लखनऊ में एक जगह है, वहाँ पर शूट होते रहा था। वहाँ पे पूरी की पूरी टीम थी, प्रेस रिपोर्टर्स भी आए हुए थे, तो सारे फिल्म्स वाले टीम को लगा कि ये प्रेस रिपोर्टिंग है, कर करके चले जाएंगे, और मैं वहाँ 9 बजे तक 10 बजे तक बैठा था, सुबह, दोपहर, मतलब सुबह तक, 6 बजे मॉर्निंग में जाकर 9-10 बजे तक था। तो रवि किशन सर आए, एम्बेसडर रुकी, वहाँ पे गेट खोले, तो फोटोज़ मैं दूर से क्लिक करते रहा, तो फोटोज़ क्लिक करते रहा, और मैं वहीं पे रहा, मैं पूरे दिन फ़ोटोज़ क्लिक करते रहा। तो दोपहर में जब लंच हुआ ना, तकरीबन 12:30-1 बजे, तो गीता जी थी, मैडम थी, वो कोऑर्डिनेटर थी, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर थी, तो उन्होंने बोला कि ए लड़का इधर आना और जो भी फ़ोटो खींचा है यहाँ पे रख के जाना। तो मैं सोचा कि क्यों, ये तो मेरा फ़ोटो है, मैं क्यों रख के जाऊँगा। तो बोला रख के जाना और पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और तो मैं 5 बजे पैकअप हुआ और मैंने उनको मेमोरी कार्ड दिया और उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिया। बोला कल टाइम से आ जाना, लेट नहीं करना। मैं बोला कि क्या है ये, कि क्या है। फिर मैं पहुँच गया। तो 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि वो मुझे समझ रहे हैं कि मैं इनके प्रोडक्शन टीम का हूँ। और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से ही ये एक मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। फिर बुलेट राजा से 1.5 इशकज़ादे और 1.5 इश्कियाँ असिस्ट किया डायरेक्शन में, काफ़ी सीखा, काफ़ी डांट भी सुना, चीज़ें कैसे कही जाती है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं पढ़ाई की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैंने फिल्म कभी पढ़ा नहीं था। जो भी सीखा था वो प्रैक्टिकल से सीखा था कि कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं काम किया जाता है। हाँ, प्रैक्टिकल सीखने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी की और जाकर के किया। तो मेरा शुरुआत फिल्म का ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा, काफी इत्तेफाक से रहा। और कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो ऐसे ही अचानक से एकदम हो जाता है और आप मतलब प्लान्ड नहीं होता है जब बहुत कुछ अच्छा होता है। अच्छा प्रांजल, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। यस, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी। आपने कांस का भी जिक्र किया यहाँ पे। तो आप जानना चाहेंगे हम आपसे कि ये जो आपकी जो फिल्म्स थी, या खुद आपने जो डायरेक्ट किए थे उसके लिए, या जो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप मैंने जो डायरेक्ट किए थे उसके लिए, शॉर्ट फिल्म्स अवार्ड्स होते थे उसके लिए थी। एक फिल्म मैंने बनाया था, उस फिल्म का नाम था हलाला, आकर्ष। एक हलाला अभिशाप है या एक सच है। तो उस फिल्म के माध्यम से दिखाया था। स्टोरी यही था कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई भी समाज, धर्म या जाति उनको अलग
कैसे कर सकता बिल्कुल है, ये इस जो तरीके से। ये जो चीज़ें हैं, अगर हम बात करते हैं सर्वधर्म धर्म संभाव की, तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। बेशक दर्शकों यहाँ पे रुक रहे हैं बहुत छोटे से अंतराल के लिए। हमारी जो बातचीत है हमारे मेहमान से यूं ही जारी रहेगी। ऐसे ही हम फिल्मों के बारे में जानेंगे कि फिल्म्स कैसे बनाए जाते हैं और बिहार के लिए या क्या कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि ये खुद बिहारी हैं। आपने इतनी सारी फिल्म्स की हैं जी। लिस्ट काफ़ी लंबी है और आप बिल्कुल एसोसिएट डायरेक्टर आप रहे हैं फिल्मों के। आपने अपनी भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, आपने बिहार में भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, स्टेशन पे जो बच्चे रहते हैं उनके ऊपर, फिर आपने डॉक्यूमेंट्री जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर बनाई है। अब आप मुंबई बेस्ड हो गए, मुंबई शिफ्ट हो गए तो एक सवाल मैं आपसे, क्योंकि बिहार में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, बिल्कुल, तो आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप बिहार वापस आएंगे? बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं या बिहार के जो ऐसे एस्पिरेंट्स जो फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, उनके लिए आप क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मेरा प्लान उनके लिए ये है कि मैं आने वाले समय में तकरीबन कुछ दिनों में ही मैं एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म ओपन करने वाला हूँ फिल्म और आर्ट से रिलेटेड। ये फिल्म से ही रिलेटेड नहीं होगा, यहाँ आर्ट होगी जहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कि अगर किसी को स्कल्पचर करना है, किसी को मेकअप आर्टिस्ट सीखना है या किसी को पेंटिंग सीखना है, एक्टिंग सीखना है, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सिखाई जाएंगी। इनका एक बिज़नेस मॉडल है जो कि मैंने बिहार गवर्नमेंट से भी प्रपोज्ड किया है, उनको भी ये चीज़ पसंद आया है। प्रॉब्ली ये जल्द से जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसमें खासियत ये होगा जो दूसरे से इसको अलग करता है कि जितने भी महारथी हैं जिस फील्ड में, अगर सिंगिंग में कोई महारथी हैं, अगर वो इंडस्ट्री में है वो, और एक्टिंग में कोई महारथी में है, डायरेक्शन में कोई महारथी में, ड्राइंग्स में कोई महारथी में, वही आकर के इस प्रोग्राम को चलाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा प्लान ये है और आने वाले समय में बिहार से कई कलाकार और कई लोग आगे बढ़ेंगे और मैं ये चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को, प्रांजल की जिस प्लेटफॉर्म की हमें कमी दिखती थी प्रिया बिहार में, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स हों या फिर कलाकार हों, उन्हें स्टूडेंट्स को भी कुछ सीखना है तो बाहर दूसरे राज्य का उन्हें रुख करना पड़ता था, या फिर कलाकार की बात की जाए प्रिया तो उन्हें भी दूसरे राज्यों का ही रुख करना पड़ता है और ये एक गंभीर समस्या भी थी। तो आने वाले दिनों में हम यही कामना भी करेंगे कि जो आपकी जो ये फिल्म इंडस्ट्री की जो कामना है वो पूर्ण हो और यहाँ के छात्रों को कहीं दूर ना जाना पड़े और साथ ही साथ कलाकारों को भी यहाँ काम मिलने लगे। तो चूंकि आप बिहार से थे, आपने बताया कि इत्तेफाक से आपको फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिल गई। हाँ, तो ये जो सफ़र रहा कैसा रहा? अब ये सफ़र तो बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। ठीक, आपको एक रास्ता मिलता है। कई बार क्या होती है किस्मत में, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है और सबसे सीखा है, कि आपके पास क्या होता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मौका लाइफ में एक ही समय एक ही टाइम मिलता है। आप उस मौका को या तो अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वो एक मेरे लिए मौका था। उसके पहले मेरी एक सोच थी कि मुझे एक फ़िल्म बनाना है और मेरी सोच इतनी स्ट्रांग हो गई थी, शायद ऊपर वाले ने उस चीज़ को एक रास्ता दिया और उस चीज़ को रास्ता दे कर के आज मेरी पहचान एक फ़िल्म डायरेक्टर की तरह है। वरना मैं कोई जॉब कर रहा होता या कहीं पर भी होता, कुछ ना कुछ कर रहा होता। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो इत्तेफाक था, लेकिन अगर हम शादमा बात करें तो एक नॉर्मल जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई स्टडी फोकस्ड होना होता है। दूसरे फील्ड्स में अगर हम जाने के लिए, अगर जो ट्रेडिशनल नहीं है, तो वहाँ पे हम जब जाने के लिए सोचते हैं तो हमारे पेरेंट्स ऐसे हमें मतलब मोटिवेट करते हैं कि हम मेन स्ट्रीम्स में ही जाएं। तो जब आपने कहा कि नहीं भाई, अब कैमरे की नज़र से ही हम पूरी दुनिया को देखेंगे और लाइट्स कैमरा एक्शन, अब सुबह शाम वही होगा, तो फिर क्या था पेरेंट्स का? नहीं, मैंने पेरेंट्स की सारी बातें मानी। मैंने 10th किया, 12th किया और ग्रेजुएशन भी किया। मैंने BBA किया, उसके बाद आगे भी ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, मैंने MBA किया, जर्नलिज्म किया, मास्टर्स में MJMC किया, MBA किया, डिजिटल मार्केटिंग के लिए पढ़ाई किया। तो पढ़ाई तो मैंने सब कर रखी थी क्योंकि बिहार से था। ये भूमि ऐसी है कि बिना जहाँ पर महावीर जी और सारे लोग थे, तो इस भूमि से अगर जो जुड़ा होगा वो बिना पढ़े तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये भूमि आपको शिक्षा ही प्रदान करती है। तो मैं पढ़ाई तो सारी चीज़ें किया। अभी रिसेंटली मेरी PhD भी कंप्लीट हो ही रही है और पढ़ाई सारी चीज़ें कंप्लीट की। वो भी खुश हैं। आज वो जो चाहते थे उनको भी मिल गया। ऐसा नहीं कि मैं उनको भी सेटिस्फाई किया ही हूँ।
और वक्त है कि अपनी सपने को भी आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं आज जो भी हूँ अपने ज़िद से और अपने फैसलों के बदौलत हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। और थोड़ी सी जिद होनी भी ज़रूरी है अपने सपनों को साकार करने के लिए। चूँकि आप कैमरे के बेहद करीब हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, तो हर चीज़ को आप काफ़ी बारीकी से देखते होंगे। तो यहाँ पर चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि कई लोग थिएटर से जुड़े होते हैं, कई लोग सीरियल्स से जुड़े होते हैं और कई लोग फिल्मों से जुड़े होते हैं। Correct. तो क्या कुछ अंतर होता है उनकी एक्टिंग में, थिएटर की एक्टिंग में, सीरियल्स की एक्टिंग में और फिल्मों की एक्टिंग में क्या कुछ अंतर होता है, ताकि हमारे जो युवा दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो इन बारीकियों को समझ सकें और जो फील्ड उन्हें चुनना है वो उसको चुन सकें और उन बारीकियों पर ध्यान दे सकें? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने इस बिहार बिहान के मंच पे, और इसी जगह से मैं दुनिया को बताना चाहूँगा कि एक्टिंग हमेशा कैमरे से रिलेटेड नहीं होती है। एक्टिंग नाटक स्ट्रीट प्ले भी होती है, जो लोग रोड पर नुक्कड़ नाटक करते हैं। थिएटर्स में भी जो एक्टिंग होती है वो भी एक्टिंग होती है। आप अमूमन हर दिन लोग घर पे भी एक्टिंग करते हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो वो भी एक एक्टिंग है। हाँ, एवरीबॉडी इज बोर्न एक्टर। तो अब ये होती है कि एक्टिंग तो हर कोई करता है, एक्टिंग शोकेश कहाँ कर सकते हैं, तो कोई नुक्कड़ नाटक में करता है, कोई थिएटर्स में करता है। अब अंतर क्या है, इस पे बात करते हैं। थिएटर्स के जो आर्टिस्ट होते हैं अक्सर वो एक्टिंग जो होते हैं वो कैमरा के टेक्निकल नॉलेज से हट कर करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही करते हैं जो स्टेज पर है, उनकी जो दुनिया है वो स्टेज और ऑडियंस को ही कनेक्ट करते हैं। थिएटर्स एक्टर्स के सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो अपनी आवाज़ को इतना ज़ोर से बोलते हैं कि फर्स्ट रो में और लास्ट रो में सुनने वाला इंसान इक्वली समझे। ऑडियंस जो होती है थिएटर में अक्सर क्या होती है, स्टोरी नहीं समझ पाती है, पर एक्टिंग एक्टर्स की बहुत अप्रिशिएट करती कि इसने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। अगर बात सीरियल्स की जाए, सीरियल्स में क्या होती है, टीवी सीरियल्स हमेशा जो होता है कि वो 3 मिनट्स या 4 मिनट्स के बनते हैं, जो भी प्राइवेट चैनल्स होते हैं, कॉमर्शियलाइज्ड होते हैं। और सीरियल्स एक्टिंग बेस्ड नहीं होता है, सीरियल्स राइटिंग बेस्ड होता है, स्टोरी बेस्ड, राइटिंग बेस्ड होता है। वो राइटर्स ने बताते हैं कि लो एंगल 3 बार लगाना है या हाई एंगल को ज़्यादा यूज़ करना है, एक्टर को 3 बार वॉक करना है, मिड क्लोज लॉन्ग लेना है। वो सारी चीज़ों पे ही एक एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इतने कॉमर्शियल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है, वो हो जाता है। फिल्म जो होता है वो डायरेक्टर बेस्ड होता है। तो हमेशा जब फिल्म आता है, अ फिल्म बाय रोहित शेट्टी, अ फिल्म बाय के मेनन और एनीबडी, करण जौहर और एनीबडी, हमेशा फिल्म की पहचान डायरेक्टर से ही होती है। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिल्म को एक्टिंग बेस्ड पर टर्न कर पाते हैं। एक एग्जांपल था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान का एक सीन था ट्रेन वाला, उसने उस चीज़ को आज भी रिमार्केबल 25 साल 30 साल हो रहे हैं फिल्म को रिलीज़ हुए और आज भी लोग मे भी करण जौहर को बहुत लिटिल बिट जानते होंगे, लेकिन शाहरुख को उससे ज्यादा जानते हैं। ऐसा नहीं है, एक सर्टेन मोमेंट ऐसा होता है हर मूवी का, शायद जो उसका वो यूएसपी बन जाता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन जाता है। करेक्ट। तो बहुत ही कम ऐसा एक्टर्स जो होते हैं जो फिल्म को एक्टिंग मोड में डायरेक्ट कर मतलब मोड कर पाते हैं। अब अनुराग कश्यप सर ने अगर गैंग ऑफ वासेपुर बनाई, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे लेकिन मनोज बाजपेयी थे। ज़्यादा नाम अनुराग कश्यप की ही है क्योंकि उन्होंने इस तरीके की फिल्म को डायरेक्ट किया। तो ऐसा नहीं कि मनोज सर की काबिलियत में कमी है या किसी चीज़ में, वो आप मोल्ड किस तरीके से कर पाते हैं और अपने तरफ कर कैसे पाते हैं। तो फिल्म की पहचान हमेशा डायरेक्टर से होती है, सीरियल की पहचान हमेशा राइटर से होती है और थिएटर्स की पहचान हमेशा एक्टर से होती है। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि प्रिया कि थोड़ा वक्त भी बदला है। हाँ। एक दौर था जब लोग फिल्मों को देखते थे तो हीरो हीरोइंस की तारीफ करते थे, लेकिन अभी लोग जानते हैं कि हाँ डायरेक्टर कौन है और हर चीज टेक्निकली वो जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम साउंड्स की बात कर लें, साउंड्स की बात कर ले, सिनेमेटोग्राफी की बात कर ले, एडिटिंग की बात कर ले, लिरिक्स की बात कर ले, म्यूजिक की बात कर ले, एवरी माइन्यूट डिटेल, हर एक माइन्यूट डिटेल पे अब लोग फोकस्ड हो गए क्योंकि अब लोग सारी चीज़ों को जानते हैं। तो बतौर डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपने जो सीन है उसे कैसे फिल्माया है, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं फिल्माएंगे शायद आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो एज अ डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैम एक और आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज के समय क्या हो गया है कि एक्टर्स और पब्लिक दुनिया को पता है कि
दुनिया ने आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकती है कि आप ये फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे पास लेकर के आ रहे हैं, तो आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें क्या क्या जोड़ रहे हैं। पहले एक्टर्स पूछते हैं कि आप लोकेशंस कौन सा चूज़ कर रहे हैं, कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं आपने नॉर्मल कैमरा चूज़ किया। तो एक्टर्स आज के समय टेक्निकल चीज़ों को जानने के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं और टेक्निकल चीज़ों को ही समझ करके ही आगे करते हैं। सिनेमेटोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिनेमा जो है या कोई भी चीज़ें जो है, कैमरा जो है वो हमारा लैंग्वेज है। किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जो भी चीज़ है वो माध्यम कैमरा होता है। तो कैमरा लैंग्वेज को किस तरीके से कन्वर्ट करना है फिल्म में, या फिल्म को किस तरीके से कैमरे से दिखाना है, वो एक कन्वर्जन होती है, और ताकि ऑडियंस उस चीज़ को समझ पाए, फील कर पाए और आगे कर पाए। बिल्कुल। Yes. आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है, तो आगे क्या कुछ आपकी रणनीति है, किस प्रकार हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, OTT का ज़माना है। आज के समय कला को दिखाने के लिए कोई एक सीमा नहीं रह गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तरह तरह के ऐप्स हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, तरह तरह के इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट वीडियोस बनती है, लॉन्ग वीडियोस बनते हैं। तो पहले तो आप कला को कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं। पहले हुआ करता था कि आप हमेशा फिल्में दिखाएं, टीवीज़ पे आएँ। आज अपने आप को अगर शो करना है दुनिया के सामने, तो आप माध्यम बहुत है, बस आपके पास जुनून होना चाहिए, ज़रिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से करते हैं। मेरा जो आगे मैं जो प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, जिस पे OTT प्लेटफॉर्म पर मैं एक अपना ही एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला हूँ। तकरीबन अप्रैल के महीने में ये लॉन्च होने वाली है, और ये जो बेसिकली होने वाली है, ये OTT प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करेगा ये टेक्नोलॉजीज़। ये टेक्नोलॉजीज़ का नाम है इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़। जैसे आपने CD का ज़माना देखा, VCD देखा, DVD देखा, ब्लू-रे देखा, ये सारे ज़माने बहुत जल्दी चेंज होते गए। मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया है, बहुत रिसर्च किया है। इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होते हैं? इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत आता है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और एक्सट्रीम रियलिटी। ये 3 उसके पार्ट्स होते हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है, बेसिकली अगर आप कोई भी VR ग्लास पहनते हैं, तो आप कोई भी फिल्म देख रहे होते हैं, या तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, 3D की दुनिया में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप अपने घर पे हैं, अगर बेसिकली आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में आपने कैमरे से एक फ़ोटो खींचा। कैमरे ने क्या किया? एल्गोरिदम सेट किया। कैमरे ने उस फोटो के डिस्टेंस नाप लिया कि रूम की लेंथ कितनी है, टेबल की हाइट कितनी है, और टेबल का डायमेंशन क्या है, और उसके ऊपर डिजिटल इमेजेस रख देना या डिजिटल कैरेक्टर रख देना, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। इसकी सरल भाषा में अगर कही जाए तो स्नैपचैट, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते होंगे तो कैमरा यूज़ करते होंगे, फिल्टर आ जाती है, कभी वो गॉगल्स पहन लेते हैं, या उसमें क्या होता है, फेस का आपका एल्गोरिदम डाला हुआ है, फेस आप डाले हुए हैं और फेस से डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली वो तरह तरह की चीज़ें हो जाती है। ये कोई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, ये टेक्नोलॉजीज़ की स्टार्टिंग 1800s में हुई थी, और इस टेक्नोलॉजीज़ में जब इसको आगे बढ़ाया गया तो 1957 में इवियन स्विज़वर्ड्स करके थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत की थी। स्वॉर्ड ऑफ डायलिसिस करके एक गैजेट बनाया था, जिसमें ये सारी चीज़ों को AR को हम लोग देख सकते हैं। और बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे गेम्स थे, जैसे मारियो, पोकेमॉन गो, एक ऐसे गेम हुआ करते थे जो आपको रियल वर्ल्ड में आप खेल सकते हैं। मेरी फिल्म जो आने वाली, जो मेरी प्रोजेक्ट है, जो मैं बिहार को देने वाला हूँ, इसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर देने वाला हूँ। क्या हुआ कि मैं अमूमन मेरे जहन में ये चीज़ बहुत पहले से थी, और ये मेरे एक कंपनी के साथ भी टाई अप है, वहाँ पर ये चीज़ चल रहा है। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, पर ऑलमोस्ट इट इज़ डन। है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते होंगे 6वीं शताब्दी में बना हुआ है, और विश्व का सबसे पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय में आज उसकी इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं, या जो भी पन्ने में लिखा हुआ है वही चीज़ जानते हैं। मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं है, और उसकी जो खुदाई होनी थी, जहाँ पर वो बाहर आया है, एक्सकेवेशंस जो थे वो बहुत ही कम हैं, और अनुमान लगाया जाता है कि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ दे रहा हूँ जिसमें आप मेरे ऐप से आप उस चीज़ को ऑन करिए, उसके कैमरे को ऑन करिए,
विश्वविद्यालय के गेट पर जैसे ही जाइए, आप कैमरे को ऐसे रखिएगा तो कैमरे में आप वही चीज़ देख पाते हैं जो चीज़ विश्वविद्यालय में है। उसमें सारी चीज़ें एल्गोरिदम से सेट होकर के AR के मदद से वो उस समय में पहुंच जाइएगा कि जहां पर उस तरीके के बच्चे अंदर जैसे जाते थे वो वैसी वीडियोस दिखने लगेंगी और बताने लगेगा कि ये इतने ईस्वी में बना हुआ है, ये इतने ईस्वी में बना हुआ है। तो आप जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे, आप सारी चीज़ें खुद पे खुद उसको डेवलप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। और ये चीज़ मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिहार की जो विश्वविद्यालय है और इसकी पहचान जो ख़त्म हो रही थी, बहुत कम हो रही थी, इसको फिर से उभार करके दुनिया के सामने, यूथ के सामने, बच्चों के सामने लाई जाए और हमारी पहचान और हमारा अभिमान वापस लेना है। इसलिए मैं मेरी टेक्नोलॉजी, और ये मैं गवर्नमेंट को फ्री दूंगा ये टेक्नोलॉजी। और ये जो गौरवशाली इतिहास रहा है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं सारे युवा उस गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे। बिल्कुल। और ये जो गर्व जब की बात होती है कि जब बिहार में जब ऐसी बात होती है कि बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत ऐसा है कि जिसके बारे में हम जितना जिक्र करें उतना हम कम पड़ जाएंगे, क्योंकि शायद उतनी जानकारी हम अपने अंदर समेट ही नहीं पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रांजल, ये तो आपका है कि अभी फ्यूचर मतलब 2021 खत्म होते होते ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जिस रफ्तार से आप बढ़ रहे हैं, आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपने बताया कि 2010 में आपने इसकी शुरुआत की और तब से लेके अब तक आपने कई सारी फिल्मों में काम किया है, अपने खुद की फिल्में बनाई हैं, आपने अवार्ड्स हासिल किया है और नया कुछ हमेशा ट्राई करते रहते। तो ये जो आपका है ऑगमेंटेड रियलिटी के बाद आप नया क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से आप बढ़े जरूर आपके जहन में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा। जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई होने वाली है, जो बिहार को मैं देने वाला हूँ, बिहार को मैं शिक्षा के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जर्नलिज्म, फिल्म्स और कला के लिए बहुत सारी प्रतिभा बने और लोग आगे बढ़ें, वो एक पहचान दूंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी जो मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, उस चीज़ को मैं बिहार को फ्री में देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि यही रही है। जिसने मुझे इतना बढ़ाया है उसके लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। और ये फिल्म प्रोडक्शन की शुरुआत मैंने यूं ही की थी। एक बार ऐसे ही कोई कंपटीशन में मैं जा रहा था, वहाँ पे फिल्म प्रोडक्शन का नाम देना था कि आपको रजिस्टर्ड करना था, तो मैंने नाम दे दिया वन क्लिक प्रोडक्शन और वो नाम इतना अच्छा हो गया कि फिर वो मैं आया वापस, उसको रजिस्टर्ड कराया, सारी चीज़ें हुई। बहुत सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, कई बार बहुत प्रेशर भी आए, बहुत सारी चीज़ें देखी, सीखी, समझी। मैंने कहा जैसा कि मैं ज़िद्दी था, मैं खुद करना चाहता था और खुद ही इतना जॉब देना चाहता था कि एटलीस्ट लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचे। बिल्कुल। चलिए, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो बिहार के बारे में आपने सोचा वो भी बहुत अच्छा है और आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शादमा, हमारे जो मेहमान थे आज के, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, कैमरे की नज़र से दुनिया को देखना कितना खूबसूरत होता है। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि सपने जो हैं उन्हें साकार करने के लिए थोड़ा सा जिद्दी होना भी बेहद ज़रूरी है। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं और उन उतार चढ़ाव से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि आज हमने अपने मेहमान से बातचीत की, प्रांजल सिंह से, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। हमें दें इजाजत, नमस्कार।